हेलो दोस्तों, वेलकम टू नब इंस्टीट्यूट। ज्योग्राफी की क्लास नंबर 20 है ये। इसके पहले हम 19 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें महानदी बेसिन, दक्कन का पठार, सतपुड़ा का पर्वत, विंध्य पर्वत श्रेणी, मेघालय का पठार और छोटे नागपुर के पठार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। ये कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं जो हमने अभी तक किए हैं। देखिए, ये मैप है, ये आपको मैप ध्यान रखना है। यदि मैं बोलता हूँ अरावली तो आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए, मालवा का पठार यहाँ आना चाहिए, शिलोंग का पठार तो ये ध्यान आना चाहिए, छोटा नागपुर का पठार तो ये आपको ध्यान आना चाहिए, दंडकारण्य का पठार तो यहाँ पे ध्यान आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैप जरूरी है। देखिए, इसमें थोड़ा और है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। ओके, देखिए शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार से। किससे? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? झारखंड राज्य में और पश्चिम बंगाल में। छोटे नागपुर के पठार से दो नदियाँ निकलती हैं मेनली। कौन सी? दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, दो नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये दामोदर नदी है ना, वो छोटा नागपुर के पठारों के बिल्कुल बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली जाके फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या क्वेश्चन? ये बनता है कि भारत की ऐसी कितनी नदियाँ हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं? तब आप आंसर दोगे 3 नदी। कौन कौन सी? एक तो दामोदर है जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ठीक है, ये 3 नदियाँ हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन सा? हजारीबाग और रांची का पठार। हजारीबाग और रांची का पठार। देखिए, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार है। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार है। मान लीजिए ये नदी जा रही है तो ये उत्तर में पड़ेगा आपका ये हजारीबाग पड़ेगा और दक्षिण में पड़ेगा आपका क्या? बताइए। हाँ, रांची का पठार। तो ये 2 चीज़ें हो गई। रांची का पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। देखिए क्या है ये? पठार एक ऐसा मैदान है पठार एक ऐसा मैदान जहाँ चट्टानी टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते। मतलब मैदान में चट्टानी टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते हैं। समतल मैदान उनको संप्राय मैदान कहलाते हैं। वो क्या कहते हैं उनको? संप्राय मैदान। भारत में 3 नदियां अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर नदी स्वर्णरेखा नदी के तट पर 3 नदी हो गई है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो दामोदर नदी है वो तो जाके हुगली में मिल जाती है, लेकिन जो ये स्वर्णरेखा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। इसका मतलब यहाँ पे वो काफ़ी सारे खनिज पाए जाते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, लोहा है, कोयला है, यूरेनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा की खानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनता है, जादूगोड़ा की खानों से क्या प्राप्त होता है? तब आप बताओगे यूरेनियम है। जादूगोड़ा की खानें किस पठार के अंतर्गत आती हैं? तब आप बोलोगे छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? रूर प्रदेश। अब ये रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? कि रूर प्रदेश जर्मनी में है। जर्मनी में 2 नदियाँ रूर और राइन, 2 नदियाँ हैं, उनका नाम है रूर और राइन। ये दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं
इन नदियों के बीच के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का प्रचुर भंडार होता है। वैसा ही आपका छोटा नागपुर का पठार भी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कौन कौन सी नदी है? एक स्वर्णरेखा नदी है और दामोदर नदी है, और भी नदियाँ हैं, महानदी भी है, वो थोड़ा उसके नीचे पड़ जाती है। पर आगे देखते हैं अपन। देखिए, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार बताया था मैंने आपको मैप में, उसके उत्तर पूर्व में देखिए वहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। राजमहल पहाड़ी की अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में है। अब अपन बात करते हैं मेघालय के पठार की। किसकी? मेघालय का पठार। देखिए, शिलोंग पठार एक स्वतंत्र पठार ना होकर यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। जो ये शिलोंग पठार है ना, वो कोई एक अलग सा पठार नहीं है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यद्यपि शिलोंग पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप है, किंतु वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमालय के पास में है तो हो सकता है हिमालय का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय का पार्ट नहीं है, वो प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसका ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। एक ही जलोढ़ निक्षेप। क्या होता है जलोढ़ निक्षेप? जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र को काटकर मैदानी क्षेत्र में अवसादों को पाट देती हैं तो इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ठीक है। शिलोंग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ आती हैं। कौन कौन सी? गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा, जिसमें से आपका गारो, खांसी और जयंतिया आपके हिमालय राज्य में है। हिमालय कह रहा हूँ, सॉरी, मेघालय राज्य में है। शिलोंग पठार के अंतर्गत आती हैं ये गारो, खांसी, जयंतिया, जो कि मेघालय राज्य में है। और मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो हैं, मिकिर और रेगमा शिलोंग पठार के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन ये असम राज्य में पड़ती हैं। कहाँ पे? असम राज्य में पड़ती हैं। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कौन सी है? नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जो कि गारो पहाड़ी के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया आपका मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार में अपन ने क्या देखा कि मेघालय का पठार जो है वो राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है यहाँ, और इसके अंतर्गत में 5 पहाड़ियाँ आती हैं। गारो, खांसी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा, जिसमें से गारो, खांसी और जयंतिया तो आपकी मेघालय में है, लेकिन मिकिर और रेगमा कहाँ है? ये दोनों पड़ती हैं आपकी असम में। और शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। शिलोंग पठार वैसे क्या है? शिलोंग पठार उस पठार को कहते हैं जो शिलोंग के अंतर्गत में आता है, मतलब जो मेघालय में है पूरा, उसको शिलोंग पठार कहते हैं। ठीक है। अपन बात करते हैं विंध्यन श्रेणी की। किसकी बात करते हैं? विंध्यन श्रेणी की। देखिए, विंध्यन श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है? मालवा पठार के दक्षिण में। मैंने आपको बताया था ना कि अरावली के नीचे मालवा का पठार, उसके नीचे विंध्यन, उसके नीचे नर्मदा, उसके भी दक्षिण में सतपुड़ा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो मालवा पठार के बिल्कुल दक्षिण में है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में और भी राज्यों में है, गुजरात में भी है। ठीक है। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। मतलब ये कुछ राज्य में गिनवा देता हूँ आपको। देखिए, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा पड़ेगा आपका बिहार में। ठीक है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है इन राज्यों में जो मैंने आपको बताए। विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर की पहाड़ी, कौन सी? भांडेर की पहाड़ी और केमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। बताया था ना मैंने आपको कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती की भ्रंश घाटी है। देखिए, दक्षिण गुजरात से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है ना, वो दक्षिण गुजरात से बिहार के सासाराम तक फैला है, और लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर। कितनी? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर है।
और इसकी औसत जो ऊंचाई है ना वो लगभग 300 से 650 मीटर है। कितनी? 300 से 650 मीटर। बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे कैमूर हिल्स या भांडेर हिल्स के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? बिहार में। पूरब में क्या आएगा? बिहार ही आएगा ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है विंध्य पर्वत की? सद्भावना शिखर। कौन सी? सद्भावना शिखर, जो कि 752 मीटर ऊंची है। ऊंचाई कितनी है? 752। कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी। ठीक है, तो ये रहा आपका विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। अब अपन बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। देखिए, सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत मतलब क्या? सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा घाटी है और उसके दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती घाटी है। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है कौन सा? सतपुड़ा। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो जो पर्वत दो भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? 3 पहाड़ियां हैं। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और आपकी कौन सी है? मैकाल पहाड़ी। तो आपको ये तीनों का ध्यान रखना है, राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी। देखिए, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी है। इसका मतलब सबसे पश्चिमी का मतलब क्या है? ये गुजरात में होगी भाई। ये है ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो इसने बोला ये है, ये पश्चिमी है। इसका मतलब ये कहाँ पे होगी? गुजरात साइड में, मतलब गुजरात में। राजपीपला पहाड़ी गुजरात में है, ध्यान रखिए आप। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत पर स्थित मध्य की पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी जो है वो बीच की है, तो जो कहाँ पड़ेगी? जो पड़ेगी आपकी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो कि महादेव पहाड़ी के अंतर्गत ही आती है। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत जो है वो लगभग 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब उसकी जो लंबाई है ना वो 900 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका क्या बोलते हैं उसको? देखिए, गुजरात है ना, गुजरात के पालनपुर से है कहाँ तक? छत्तीसगढ़ तक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। किसकी? मैकाल पहाड़ी की। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। अमरकंटक चोटी के समीप से ही नर्मदा नदी और सोन नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से आपकी नर्मदा नदी तो पश्चिम की ओर अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है, और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पचमढ़ी हिल स्टेशन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व धूपगढ़ चोटी के पास है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पचमढ़ी हिल स्टेशन या पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो धूपगढ़ चोटी के पास है। धूपगढ़ की हाइट कितनी बताई मैंने आपको? मैंने बताई आपको 1350 मीटर। ध्यान रखिएगा आप, कितना? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है। सीजे छत्तीसगढ़। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दक्कन पठार। कौन सा? दक्कन पठार। दक्कन पठार की अवस्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य है। मतलब देखिए, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना के बताता हूँ आपका, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये मैंने मैप बनाया, ठीक है, ये गुजरात मान लीजिए यहाँ से। अब इसके बाद में ये 2 चीज़ हो गई। क्या क्या है ये आपका विंध्यन है और ये आपका सतपुड़ा है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और ये कुछ ऐसा है यहाँ तक। क्या है ये आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये वाला पूर्वी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, शेडेड एरिया पोर्शन जो है, ये है आपका क्या बताइए? हाँ, नीलगिरी पर्वत है। क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी जो है ना,
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, बाकी मैं अब सब आपको यहीं पे पढ़ाऊँगा, देखिए अब आप। दक्कन पठार की अवस्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मध्य की स्थिति है। तो जो ये बीच का पोर्शन था ना, ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो इतना पोर्शन है, ये पूरा कहलाता है दक्कन पठार। दक्कन पठार का मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में, बालाघाट की पहाड़ी, गलत, मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में, कि बालाघाट जिला तो मध्य प्रदेश में है लेकिन बालाघाट की पहाड़ी महाराष्ट्र में है। अजंता की पहाड़ी आप जानते ही हो महाराष्ट्र में है, और एक है गाविलगढ़ की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आपका दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। जो दक्कन का पठार है ना, उसके अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार आता है। जो मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, दंडकारण्य का पठार, वो दक्कन ट्रेप के अंदर ही आता है। दक्कन ट्रेप जो है ना, वो दंडकारण्य पठार का विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। मतलब जो दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है। क्या आता है? बस्तर का पठार। यह दंडकारण्य पठार के दक्षिण में स्थित है। जो दंडकारण्य पठार मैंने आपको मैप में दिखाया था, उसके जस्ट दक्षिण में बस्तर का पठार है। भारत में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर पठार में स्थित है। मतलब भारत में जो टिन पाया जाता है ना, वो बस्तर पठार के अंतर्गत पाया जाता है। बस्तर पठार जो है वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। दंडकारण्य पठार जो है वो दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं महानदी बेसिन की। किसकी? महानदी बेसिन। देखिए, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। मैंने आपको बताया था मैप में दंडकारण्य पठार, उसके उत्तर में मैंने आपको बताया था क्या? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के मध्य में ही है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन के धान क्षेत्र के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जो महानदी बेसिन के जो क्षेत्र है, यहाँ से देखिए, बेसिन मतलब क्या? यहाँ से महानदी बहती है ना, उसके पास का क्षेत्र, उसी क्षेत्र को बेसिन बोलते हैं। तो जो ये क्षेत्र है ना, वहाँ पे धान के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब वहाँ पे धान बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहते हैं। किसको? चंदौली जिले को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, पर आपको पढ़ना तो है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसको प्लीज़ रिवीजन करते रहें। देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा मैप फिर से बता देता हूँ। ये मैप है आपका, ये है, ठीक है। अब अपन ने ये पहले ये पढ़ा था, अरावली पढ़ा था, ठीक है। अरावली के बाद अपन ने मालवा का पठार पढ़ा था। मालवा के बाद आज अपन ने पढ़ा है विंध्याचल, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, सतपुड़ा पर्वत रेंज है। और सद्भावना शिखर है। सद्भावना शिखर 752, जी 752 है हाइट जिसकी। और सतपुड़ा रेंज क्या है? सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ 1350। कितनी? 1350 मीटर। मतलब ये अपन ने ये भी पढ़ लिया। छोटा नागपुर का पठार पढ़ा अपन ने। इसी के नीचे मैंने आपको बताया था दंडकारण्य का पठार है, ठीक है। और इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पे है महानदी बेसिन। और अपन ने ये पढ़ा मेघालय का पठार। तो देखिए, अब अपने को यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है मैं आपको वो बता देता हूँ। अब अपने को पढ़ना है सबसे पहले तो ये पश्चिमी घाट पढ़ना है और एक पूर्वी घाट पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें कौन कौन से पर्वत आते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ये है अन्नामलाई पर्वत। मैं एक पर्वतों की एक छोटी सी अलग से वीडियो लेकर जाऊंगा, कौन कौन से पर्वत की कौन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या कौन सी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें